हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं बेटा ड्राइंग के बारे में। किसके बारे में? ड्राइंग। बेटा सेकंड चैप्टर चला हुआ था अपना ड्राइंग, जिसे कि बेटा हम बोलते हैं आहरण। ड्राइंग को क्या बोलते हैं हम? आहरण भी बोलते हैं बेटा। ड्राइंग क्यों होती क्या है? ड्राइंग होती है बेटा व्यवसाय के स्वामी ने जो स्वयं के प्रयोग के लिए, क्या व्यवसाय के स्वामी ने जो स्वयं के प्रयोग के लिए जो धन राशि व्यवसाय से निकाली है वो क्या कहलाती है बेटा? आहरण। वो बेटा जो व्यवसाय से चाहे वो गुड्स निकालता है, चाहे मनी निकालता है, धन पैसा जिसे कि बोलते बेटा, गुड्स या मनी जो कुछ भी निकालता है, व्यवसाय का स्वामी स्वयं के प्रयोग के लिए व्यवसाय से जो भी चीज निकालता है बेटा वो क्या कहलाती है? उसकी आहरण कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है बेटा। देखो, जो धन व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगा रखा वो क्या कहलाती है? पूंजी। जो पैसा उसने व्यवसाय में लगाते पूंजी कहलाती है। और जो धन व्यवसाय के स्वामी ने अपने स्वयं के प्रयोग के लिए, चाहे वो पैसा निकाला है चाहे कोई वस्तु निकाली है, वो क्या कहलाती है? उसकी ड्राइंग या आहरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वो ड्राइंग या आहरण कहलाती है। नेक्स्ट अपना आता है बेटा दायित्व, लायबिलिटीज। नेक्स्ट अपना क्या आता है बेटा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम बेटा बोलते हैं दायित्व भी बोलते हैं। लायबिलिटीज दायित्व हमारा क्या होती है? वह राशि जो व्यवसाय ने अन्य पक्षों को, जैसे भाई क्या है दायित्व, हमारा दायित्व क्या बनता है कि व्यवसाय ने व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय के अंदर कुछ पैसा लगाया था, कुछ पैसे उसने दूसरे व्यक्तियों से उधार भी उठाया होगा बेटा, तो जो उधार उठाया है उसको उसने क्या करना पड़ेगा बेटा? पेमेंट भी करनी पड़ती। तो व्यवसाय के स्वामी को अन्य पक्षों को, व्यवसाय के स्वामी ने जो अन्य पक्षों को जो धन या दायित्व उसका जो बनता है, जो पैसा देना है बेटा, वो क्या कहलाती है? उसकी लायबिलिटीज का दायित्व कहलाती है। फिनिट मिलर क्या है? दायित्व क्या कहलाती है? देयताएं। दायित्व क्या कहलाती है बेटा? दायित्व। फिनिट मिलर ने क्या कहा कि दायित्व क्या है? देयताएं हैं ऐसी राशि जो लेनदारों को क्या होती हैं? दे होती हैं। इसका एक फॉर्मूला है बेटा, दायित्व संपत्ति। दायित्व हमारा किसके बराबर होता है? संपत्तियां माइनस पूंजी। संपत्तियां माइनस पूंजी। दायित्व किसके बराबर होता है? संपत्तियां माइनस पूंजी के बराबर बेटा। हमने पीछे पढ़ा था पूंजी हमारी क्या होती है? संपत्ति माइनस दायित्व। पूंजी हमारी होती है संपत्ति माइनस दायित्व। ये समीकरण हमने बेटा जब कैपिटल के बारे में पढ़ा तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पूंजी हमारी किसके बराबर होती है? संपत्ति माइनस दायित्व। तो व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां हैं, व्यवसाय के पास जितना भी जो कुछ भी है बेटा, उस जो कुछ उसके पास है, जितनी भी उसके पास संपत्ति एसेट्स जिसे के बोलते हैं बेटा, वो एसेट्स उसने कहाँ से लेके आएगा? या तो उसने जो अपने उसके पास जो खुद का पैसा था, जो धनराशि थी, उसने वो लगाई होगी, या घर से कोई वो एसेट्स अपने का प्रयोग व्यवसाय के लिए प्रयोग करने के लिए रखी होगी। उसके अलावा उसने जो पैसा संपत्तियां और खरीदी वो कहां से खरीदी होंगी? या तो उसने किसी से ऋण लिया होगा, किसी बैंक से लिया होगा, या किसी अन्य व्यक्ति से उधार लिया होगा। तो दायित्व जो उसने अन्य पक्षों से उधार ले रखा बेटा, उसको भुगतान करने का उसका क्या बनता है? दायित्व बनता है। वो क्या कहलाते हैं? दायित्व। दायित्व किसके बराबर होती है? संपत्तियां माइनस पूंजी। दायित्व दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आंतरिक दायित्व, और दूसरा हमारा होता है बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व क्या होता है? वह राशियां, वह सभी राशियां जो व्यवसाय संस्था ने व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों को देनी है। जो व्यवसाय का स्वामी है उस स्वामी को जो राशि उसने देनी, व्यवसाय बिजनेस को देनी होती है बेटा, वो क्या कहलाती है? उसकी आंतरिक दायित्व। बेटा एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, यदि आपने अकाउंटेंसी सीखनी है तो आपने एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि अपने आप को बिजनेस से क्या मानना है? अपने अलग मानना है। क्या मानना है? अपने आप को बिजनेस से अलग मानना है, कि आप बिजनेस एक अलग है, आप उसके स्वामी जरूर हैं, आप बिजनेस चला जरूर रहे हैं, लेकिन आपका अपने आप को अलग मानिए उससे। तब आपको अकाउंटेंसी सीखने में क्या होती है? आसानी होती है।
कि भाई हम स्वामी हैं, मान लीजिए हम बिजनेस को, हमने बिजनेस चलाया है, हम स्वामी, हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, तो बिजनेस का भी क्या दायित्व बनता है कि वो जो पैसा आपने उस बिजनेस के अंदर लगाया है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न अवश्य देगा। तो इसलिए जो आंतरिक दायित्व को क्या कहलाते हैं, व्यवसाय को, जो व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों को जो धनराशि देनी या भुगतान करना पड़ता है, देनी पड़ती है, वो क्या कहलाती है बेटा, आंतरिक दायित्व। बाह्य दायित्व क्या होता है, स्वामी को छोड़कर अन्य पक्षों को, जिस किसी को भी जो कुछ पैसा लेन देन करना है, लेन देन करते हैं, जब जो पैसा उधार उसने चुकानी है, वो क्या कहलाती है बेटा, उसके बाह्य दायित्व। क्या कहलाती है वो, बाह्य दायित्व। तो वह सभी राशियां जो व्यवसायिक संस्था ने बाह्य पक्षकारों को देनी होती हैं, क्या कहलाती है बेटा, बाह्य दायित्व कहलाती है। जैसे कि बेटा इसके एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन्स, इसके एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन्स। उसने जो कुछ भी ले रखा बेटा वो क्या कहलाती है, उसकी लाइबिलिटीज, बाह्य एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहलाती है। दायित्व को इसके अलावा हम दो भागों में और भी बांटते हैं बेटा। एक तो होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक होती है बेटा करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारी कौन सी होती है भाई, करंट होती है बेटा चालू दायित्व, नॉन करंट होता है गैर चालू दायित्व। इस करंट लाइबिलिटीज को बोलते हैं चालू दायित्व, नॉन करंट को गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व, भाई चालू दायित्व सबसे पहले आपको किसी एक को उठा लेते हैं बेटा, चालू और गैर चालू। भाई जिस लाइबिलिटीज का या जो पैसा हमने इसके व्यवसाय का जो संचालन चक्र है, संचालन चक्र या एक वर्ष के बाद जो पेमेंट हमने करनी होती है, या जो पैसा हमने लंबे समय तक उधार पर ले रखा बेटा, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। उसे क्या कहा जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और जिस पैसे का भुगतान हमने करंट ईयर के अंदर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर या बेटा अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जो उसका होता है बिजनेस का, उसके अंदर हमने जो क्या करना है, जिसकी पेमेंट करनी पड़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटीज। वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज का उदाहरण क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे समय तक हमने कोई ऋण वगैरह ले रखा बेटा, वो क्या किसके अंतर्गत आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है। डिबेंचर, ऋण पत्र जिसे की बोलते हैं बेटा, डिबेंचर है, वो भी काफी लंबे समय के लिए क्या करते हैं, हम इशू करते हैं, इनका भुगतान हमें लंबे समय के बाद हमने करना होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जिस दायित्व का भुगतान हमने एक वर्ष से अधिक के समय के अंदर जिसका भुगतान करना होता है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। और जिस दायित्व का भुगतान हमें जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें जिसका पेमेंट करनी पड़ती है, वो क्या कहलाती है बेटा, करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। इसके अंदर क्या आते हैं, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके अंतर्गत आते हैं बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल एक्सेट्रा, इस प्रकार। नेक्स्ट अपना है बेटा एसेट्स। नेक्स्ट अपना क्या है बेटा, एसेट्स। नेक्स्ट अपना है बेटा एसेट्स, जिसे कि हम बोलते हैं बेटा संपत्तियां। एसेट संपत्तियां हमारी क्या होती हैं बेटा, व्यवसाय की प्रत्येक वह वस्तु, क्या, व्यवसाय की प्रत्येक वह वस्तु जिन पर व्यापारी का क्या होता है बेटा, स्वामित्व होता है, क्या कहलाती है बेटा, संपत्तियां कहलाती है। व्यवसाय की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर किसका स्वामित्व होता है, व्यवसाय के स्वामी का क्या होता है, स्वामित्व होता है, वो क्या कहलाती है,
संपत्तियां कहलाती हैं। इसमें वह धन भी सम्मिलित जो अन्य व्यक्तियों से व्यवसाय को लेना है। दूसरे शब्दों में ऐसी प्रत्येक वस्तु जिससे भविष्य में व्यवसाय को नगद या कोई लाभ प्राप्त होना है संपत्ति कहलाती है। जैसे कि बेटा इसके अंदर जिसके उदाहरण है बेटा कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड बेटा, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठीक है, जो उसके व्यवसाय के पास जो उसकी क्या है बेटा संपत्तियां हैं, क्या कहलाती हैं उसकी संपत्तियां। तो व्यवसाय की वह प्रत्येक वस्तु जिस पर व्यवसाय के स्वामी का स्वामित्व होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिससे व्यवसाय को क्या होता है लंबे समय तक जो व्यवसाय को क्या करती है बेटा लाभ पहुंचाते, वो क्या कहलाती है व्यवसाय की संपत्तियां। क्या कहलाती है बेटा वो व्यवसाय की संपत्तियां। व्यवसाय की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर व्यवसाय के स्वामी का स्वामित्व होता है और वह वस्तु लंबे समय तक बिजनेस को क्या करती है बेटा लाभ प्रदान करती है, या जिसके कारण व्यवसाय को क्या होता है बेटा लाभ होता है, क्या कहलाती है संपत्तियां कहलाती हैं। तो संपत्ति के अंदर क्या, संपत्ति किसी वस्तु को हम संपत्ति कब कह सकते हैं, उसकी तीन मुख्य विशेषताएं हैं बेटा। सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, वह वस्तु मूल्यवान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा मूल्यवान। कोई वस्तु संपत्ति कब कहलाती है, वो कैसे, उसकी तीन विशेषताएं हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें फर्स्ट क्या है बेटा, वो क्या होना चाहिए, साधन या संपत्तियां क्या होनी चाहिए बेटा मूल्यवान। संपत्तियां क्या होती है बेटा मूल्यवान, अर्थात उनका कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य होता है, वो बिजनेस के लिए बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं, बिजनेस को लंबे समय तक क्या करते हैं बेटा लाभ प्रदान करती हैं। दूसरा, साधनों पर व्यवसाय का स्वामित्व होना चाहिए। जो ये साधन है व्यवसाय का स्वामित्व होना चाहिए। व्यवसाय का क्या होना चाहिए बेटा, उनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व होना चाहिए। व्यवसाय का क्या होना चाहिए बेटा स्वामित्व होना चाहिए, मतलब वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसकी होनी चाहिए बेटा पूरे के पूरे बिजनेस की होती है, तो ही वो क्या कहलाती हैं संपत्तियां कहलाती हैं। थर्ड है बेटा, साधन मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किए गए हों, उनको मुद्रा के अंदर साधन मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किए गए हों, लागत पर प्राप्त किए गए हों। संपत्तियों को बेटा जिस प्रकार मतलब कि क्या है कि जो हमने संपत्ति खरीदी है उसका मूल्य हम किसके, जिसके ऊपर जो लागत लगी है बेटा उसको हम क्या कर सकते हैं मुद्रा के रूप में हमें माप सकते हैं, तो ही वो क्या कहलाती है बेटा व्यवसाय की संपत्ति कहलाती है। संपत्ति को बेटा हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। जिस प्रकार लाइबिलिटीज थी उसी प्रकार हमारी संपत्तियों के भाग। फर्स्ट आता बेटा गैर चालू संपत्तियां। जिस प्रकार हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उसी प्रकार गैर चालू संपत्तियां भी होती हैं बेटा। क्या होती हैं गैर चालू संपत्तियां, नॉन करंट एसेट्स जिसे कि बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हमारी क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी हमारी वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय को लंबे समय तक क्या करती हैं बेटा लाभ प्रदान करती हैं, और इन वस्तुओं को हम व्यवसाय करने के लिए खरीदते हैं, न कि व्यवसाय विक्रय करने के लिए खरीदते हैं उनका। गैर चालू संपत्तियों के उदाहरण कौन कौन से बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, ये एटसेट्रा, ये हमारी क्या होती है बेटा नॉन करंट एसेट्स। क्या होती है हमारी बेटा नॉन करंट एसेट्स। इनको हम एक बार खरीदते हैं तो बिजनेस को ये लंबे समय तक क्या करती रहती है बेटा लाभ प्रदान करती रहती है। गैर चालू संपत्तियों का हमने फिर दो भागों में, इस जो गैर चालू संपत्ति है ना बेटा इसको हमने फिर दो भागों में बांटा। इसके फिर दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, मूर्त संपत्तियां और भाई अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियां बोलते हैं बेटा टेंजिबल और इनको बोलते हैं इंटेंजिबल।
टेंजिबल एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स हमारी वो होती हैं जिन संपत्तियों को हम देखा और छुआ जा सकता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, सिर्फ क्या कहलाती है, हमारी मूर्त संपत्तियां। इसके अंदर इसके सीधे साधे उदाहरण बेटा क्या है, हमारे जो नॉन करंट एसेट्स के उदाहरण थे हमने अभी बताए थे, जितने भी मोटर कार हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये संपत्तियां हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं बेटा? टेंजिबल एसेट्स हमारी होती हैं। इसके अंतर्गत लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा, फर्नीचर और बिल्डिंग, कार, मोटर बस, और इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी है बेटा। इन सब को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ये हमारी क्या कहलाती हैं? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब बात आती है इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? अमूर्त संपत्तियां। इनटेंजिबल एसेट्स को क्या बोलते हैं? अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां वह संपत्तियां होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इनका क्या नहीं होता बेटा? भौतिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात जिन्हें देखना व छूना संभव नहीं है। जैसे बेटा गुडविल, पेटेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये जो हमारी होती हैं ये हमारी हैं इंटेंजिबल। कैसी है बेटा? ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ये बहुत बिजनेस के लिए, जैसे हमने किसी वस्तु का पेटेंट करा लिया। पेटेंट्स होता है अधिकार, एक अधिकार, मतलब कि यदि हमने किसी वस्तु का पेटेंट्स करा लिया है बेटा, तो मतलब उस वस्तु का निर्माण सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? उस वस्तु को सिर्फ हम बना सकते हैं, हमारा कोई निजी कंपटीटर भी नहीं है। जब कोई हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है तो हम अपनी वस्तु को ऊंचे दामों के ऊपर क्या कर सकते हैं बेटा? बेच सकते हैं। और ऊंचे दामों के ऊपर बेचने से हमें क्या होता है बेटा? उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस को क्या होता है बेटा? होता है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बिजनेस के लिए बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। उसी प्रकार गुडविल है बेटा, ख्याति। ख्याति के कारण ही वस्तु की जो सेल्स है उसके अंदर बहुत अधिक इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होती है, हमारी बिक्री बहुत अधिक होती है, उसके कारण बिजनेस को बहुत अधिक लाभ होता है। तो ये बहुत मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। जैसे ख्याति होती है गुडविल, किसी का नाम, प्रसिद्धि, कोई चीज प्रसिद्ध है बेटा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम दुकान के ऊपर जाते हैं, हम क्या कहते हैं बेटा कि हमें क्या चाहिए? कोलगेट चाहिए। क्या कोई ये कहता है टूथपेस्ट चाहिए? नहीं, कोलगेट चाहिए। तो उसके अंदर कोलगेट ने अपना एक ब्रांड ऐसा बना, उसकी प्रसिद्धि इतनी की थी कोलगेट ने कि हर व्यक्ति उसको किस नाम से पुकारने लगा? कोलगेट नाम से पुकारने लगा। तो कोलगेट नाम लेने से बहुत उसकी बिक्री के अंदर बहुत अधिक प्रॉफिट होता है। लेकिन हम उस प्रसिद्ध नाम को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा? महसूस कर सकते हैं, और उसके कारण बिजनेस को बहुत अधिक प्रॉफिट भी होता। तो ये क्या कहलाती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स या अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है अपना बेटा चालू संपत्तियां। नेक्स्ट अपना क्या है बेटा? चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां या करंट एसेट्स। नेक्स्ट अपना क्या है? चालू संपत्तियां। बेटा ये जो हमने अब तक किए थे टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये थे किसके पार्ट थे? नॉन करंट एसेट्स के। नेक्स्ट है बेटा चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी कौन सी होती है बेटा? चालू संपत्तियां वे होती हैं जो पुनः विक्रय के लिए था 1 वर्ष के अंदर, जो किसके अंदर परिवर्तित हो जाती हैं? कैश के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। वो क्या कहलाती है बेटा? चालू संपत्तियां कहलाती हैं। तो इन संपत्तियों को लघुजीवी, अस्करीय, शॉर्ट लाइव्ड या एक्टिव एसेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एक्टिव या शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स भी कहते हैं। जैसे बेटा डेटर्स, इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसके अपने एग्जाम्पल हैं डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल, मतलब इनका पैसा जो हमारा करंट ईयर जो चल रहा है उस करंट ईयर के अंदर ही, मतलब इनसे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस ईयर के अंदर अंदर ही हमें उसका क्या मिल जाता है बेटा? प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये क्या कहलाती है बेटा? करंट एसेट, चालू संपत्तियां कहलाती हैं।
उदाहरण के लिए देनदार सदैव देनदार नहीं रहते, बल्कि थोड़े समय के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, वो कैश में परिवर्तित होते रहते हैं। माल का विक्रय होता रहता है, प्राप्य बिल जो बिल्स रिसीवेबल हैं उनकी भी क्या होती रहती है बेटा, वसूली होती रहती है। तो ये हमारी क्या कहती हैं, चालू संपत्तियां कहलाती हैं। ये तरल होती हैं, ये बहुत जल्दी, जो करंट एसेट्स होती हैं वो बहुत जल्दी कैश के अंदर क्या हो जाती है बेटा, परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट अपना आता है बेटा, इसका थर्ड पार्ट है काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियां, नॉमिनल एसेट्स। नेक्स्ट अपना क्या है बेटा, नॉमिनल एसेट्स। 3 प्रकार होते हैं एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और नाम मात्र संपत्तियां, नाम मात्र या काल्पनिक संपत्तियां। फिक्टिटियस एसेट्स भी नहीं बोलते हैं, फिक्टिटियस या नॉमिनल एसेट्स। ये हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जाता। जो हमारी करंट एसेट्स हैं उसको तो हम 1 साल के अंदर किसके अंदर परिवर्तित कर सकते हैं, कैश के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियां होती हैं उनको हम 1 साल के अंदर ही क्या नहीं कर सकते, मतलब कि 1 साल के अंदर नहीं, उनको हम कैश के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, या उस सिर्फ हमने उनका लाभ पहले ही प्राप्त कर चुके होते हैं। जैसे लाभ हानि खाते का डेबिट शेष और अभी तक अपलिखित न किए गए व्यय, जैसे विज्ञापन व्यय है। जैसे भाई इसका वो एग्जांपल है, हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेटा हमने खर्चे किए 5 लाख रुपए कर दिए इस साल हमने, तो 5 साल खर्चे किए, वो एडवर्टाइजमेंट हमें 5 साल तक हमें प्रॉफिट करता रहेगा। लेकिन हमने वो खर्चे तो एक बार कर दिए, लेकिन इतने खर्चे हम 1 साल में राइट ऑफ न करके हम क्या करते हैं कि जैसे प्रॉफिट, हमें इसका प्रॉफिट 5 साल तक मिलेगा, तो हम 5 साल के अंदर उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने 5 लाख रुपए लगाए थे 5 साल के लिए, तो हम क्या करते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए उसके क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो जो हम खर्चा पहले कर चुके हैं, मतलब कि उससे जो प्रॉफिट होने वाला है वो हमें प्रॉफिट तो 5 साल तक होता रहेगा, लेकिन हमने खर्चे भी इस समय पर करते हैं, लेकिन हम उसको पुस्तकों में से जो राइट ऑफ करते हैं वो कितने सालों के अंदर करते हैं, 5 सालों के अंतर्गत उनसे करते हैं। तो हम हर साल जितने उसको राइट ऑफ करते हैं बेटा, वो किसके अंतर्गत आते हैं, काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हमारा जो P&L अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है, वो भी हम जो करंट ईयर जो आएगा उसके अंदर से हम अपना हमारा प्रॉफिट इतने रुपये से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है हमारा लॉस, तो लॉस को हम जो नेक्स्ट ईयर आएगा उस नेक्स्ट ईयर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियां होती हैं। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कार्य करेंगे। आशा है आप जो काम आपको दिया जा रहा है, जो आपको वीडियो दिखाई जा रही है, उसके द्वारा आप अपना काम करते होंगे। और बेटा यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।